गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग आज सीखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के बारे में। जानेंगे हम लोग कि संविधान में इसके लिए क्या मायने हैं, ट्रेडिशनल कन्वेंशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या चली आ रही है, और इस अपॉइंटमेंट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको भी आज हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं। आर्टिकल 124/2 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। हाउएवर, देर इज़ नो एक्सप्लिसिट प्रोसीजर जिसमें यह मेंशन किया हुआ है कि अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, किस आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन होगा। पूरे लॉट में हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लॉट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या मानदंड होना चाहिए, ये कहीं पे एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किया गया है, जो कि है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कन्वेंशन क्या है, किस आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चयन होता है। तो अभी के समय में जो प्रोसीजर इन्वोग है जो कन्वेंशन के आधार पे जो चला आ रहा प्रोसीजर है, उसके आधार पे सीनियरिटी के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चयन होता है। अब सवाल ये उठता है कि सीनियरिटी क्या है और सीनियरिटी के आधार पे चयन के फायदे क्या हैं। सीनियर मोस्ट जजेस के आइडेंटिफिकेशन से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, और जिसके कारण प्रिडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इन अपॉइंटमेंट अश्योर होता है। मतलब लोग पहले से लोगों के पास जानकारी आ जाती है कि ये सीनियर मोस्ट जज हैं और अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही बनेंगे। इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब सवाल उठता है कि हम लोग सीनियरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। सीनियरिटी को डिफाइन करने के लिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट को कंसीडर किया जाता है। यदि कहीं पर टाई हो जाए रेयरेस्ट इंसिडेंट्स में, तो उस केस में एक ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस एज को भी फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। आइए पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है जब जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं टिपिकली अपने रिटायरमेंट से करीब 1 महीने पहले सबसे मोस्ट सीनियर जज का नाम रिकमेंड करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। इस रिकमेंडेशन के साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टेप ये आता है कि जब यूनियन लॉ मिनिस्ट्री से रिकमेंडेशन यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो कि इंटर्न एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम के ऊपर। प्रेसिडेंट जो है इंटर्न एक वारंट इशू करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ये वारंट जो है एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सिग्निफाई करता है प्रेसिडेंट के डिसीजन को, और ये सीजेआई के अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश करता है। सबसे आखिरी प्रक्रिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओथ लेने की होती है, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये ओथ के साथ ही उनके टेन्योर का कमेंसमेंट होता है। वो अपने ओथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति अपने कमिटमेंट को और अपने इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने की बात करते हैं। ये जो सीनियरिटी का लेना देना है अपॉइंटमेंट प्रोसेस से, जो अभी हमने डिस्कस किया कि कन्वेंशन इज कंसिडरेशन ऑफ सीनियरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके दो एक्सेप्शन भी नोटिस किए गए हैं। 1973 में जब जस्टिस A.N. रे का अपॉइंटमेंट हुआ था, उस समय इनसे ऊपर 3 सीनियर जज भी थे, जिनको सुपरसीड करते हुए जस्टिस A.N. रे का अपॉइंटमेंट हुआ था। उसी तरह से 1977 में जब जस्टिस M.H. बेग का अपॉइंटमेंट हुआ था, उस समय इनसे एक सीनियर जज थे जस्टिस H.R. खन्ना। हाँ, जस्टिस H.A.N. रे के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है,
उसके बारे में यदि हम विस्तार से जानें तो उस जस्ट इनके अपॉइंटमेंट से पहले केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। इस जजमेंट में पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पावर पर एक कर्व लगा दिया गया था अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट्री बेंच को नहीं है। पार्लियामेंट के पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से पार्लियामेंट की पावर लिमिट होती है। इसी के अगेंस्ट में इंदिरा गांधी की सरकार ने they expressed their agony against the ruling bench, and Justice A.N. Ray was promoted as the Chief Justice of India. इन फेवर ऑफ दिस गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ये है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी आपस में बेहतर अच्छे से अलाइन हो पाएगी और जो गवर्नमेंट का सोशल रिफॉर्म का एजेंडा है वो अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट होगा अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ अंडर A.N. Ray एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सरकार के इस एक्शन का ह्यूज क्रिटिसिज्म हुआ था और ये एज अ स्टेप देखा गया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कटघरे में डालने का। जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पर कंप्रोमाइज होते हुए दिख रही थी अंडर उसी तरह से 1970 में जब M.H. बेग का अपॉइंटमेंट हुआ, ये इसके बैकड्रॉप में ADM जबलपुर केस आया था। इमरजेंसी के समय में राइट टू लाइफ भी सस्पेंड कर दिया गया था और ये जस्ट ADM जबलपुर केस में जब राइट टू लाइफ को एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया विच कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इसके अगेंस्ट में जो डिसेंट था उसको एक्सप्रेस करता हुआ अंडर दैट बैकड्रॉप जस्टिस जस्टिस M.H. बेग का अपॉइंटमेंट देखा गया। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, हम लोग जल्दी से उस स्लाइड पे जंप करते हैं। तो ये जो एक्सेप्शंस हुए हैं इनका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है कंप्रोमाइज़ होते देखिए और इसके अगेंस्ट में पब्लिक का जो रिस्पांस आया, लीगल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी ने इसको कड़े शब्दों में इसको कंडेम्न किया और इसके बाद जो है 2 जजेस केस और 3 जजेस केस का जो जजमेंट आया उसके तहत कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया डेवलप हुआ और उसके तहत जो सीनियर मोस्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटाइज करते हुए एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंडेटरी बनाया गया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइस ऑफ कॉलेजियम को मैंडेटरी बना दिया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। हैव अ गुड डे।